Today we will continue same chapter number 4, parliamentary form of government, the executive. This is last topic of this chapter. Here we discuss काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो अभी तक आपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स पढ़े, उसमें से आज हम लास्ट पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं और कैसे होते हैं. तो इसमें ये क्या है, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर. तो सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, फ्यू इन नंबर्स, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, उनसे रिलेटेड सारे वर्क करते हैं. तो ये उनका था डिवाइडेशन की कैबिनेट मिनिस्ट्री किस तरह से डिवाइड होती है. अब हम देखेंगे साइज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या साइज़ होती है. जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट बनती है, उसके टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स का 15% कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है, यानी कि उसमें से 15% मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर में लिए जाते हैं और वही कैबिनेट मिनिस्टर उनसे रिलेटेड सारे वर्क को देखते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड मेजर प्रोफोलियोज लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा, यानी सेंट्रल लेवल के जो मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही देखते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही करते हैं. All ministers, however, don't belong to the same rank. Usually, there are 3 categories of minister: cabinet minister or member of cabinet, ministers of state, deputy minister. Cabinet minister hold major portfolios like home, defense, finance, etc. Only the cabinet minister have right to attend meeting of the cabinet. The minister of state are not member of cabinet. यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर होते हैं और वो ही हर चीज़ को डिसाइड करते हैं, जबकि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं वो उनका पार्ट नहीं होते हैं. वो कहाँ के मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के मिनिस्टर होते हैं और वो उनको असिस्ट भी नहीं करते हैं. उनको असिस्ट कौन करता है, डेप्यूटी मिनिस्टर ही उनको असिस्ट करते हैं. यानी कि जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं वो उनसे रैंक वाइज स्मॉलर होते हैं, उनसे छोटे होते हैं, लेकिन वो किसको असिस्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं. यदि अगर किसी भी तरह की कोई मीटिंग होती है तो उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं. पावर्स, अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. पावर्स एंड फंक्शन क्या है कैबिनेट मिनिस्टर की, ये हम देखेंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव एनॉर्मस पावर्स एंड मैनफोल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. कैबिनेट फॉर्मुलेशन एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनसे रिलेटेड उनके पास डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, बनाना और उस पर विचार करने का सारा काम कैबिनेट मिनिस्टर ही करते हैं. उसके बाद फिर आगे केस को फॉरवर्ड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट को. लेकिन उससे पहले उस जनरल मैटर से रिलेटेड वर्क को करना, जो बिल कहलाता है उसको एनफोर्स करने के लिए उसे रेडी करना, उस पर डिस्कस करना, ये सारे काम कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स ही करते हैं. तो क्या कह सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, यानी जो भी नीति और नियम होते हैं उनकी तैयारी कौन करते हैं, उनके बारे में विचार कौन करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं.
फिर दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स ही करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में कैबिनेट इज एसेंशियली ए पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी। द अप्रोप्रिएट मिनिस्टर कैरीज आउट द पॉलिसी डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। Financial responsibility. Cabinet is responsible for the expenditure of the government and for raising necessary revenues to meet it. यानी कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ इनेक्ट की है, जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी वो बनाते हैं उसको अब आगे बढ़ाने के लिए उस पर कितना मनी, कितना एक्सपेंडिचर आएगा और उसके लिए क्या उपाय होंगे, कहाँ से उसको लिया जाएगा, इन सब के बारे में भी कैबिनेट मिनिस्टर ही डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न लेने का मतलब उसको सोचते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये उनकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, यानी कि जो आर्थिक दायित्व होता है वो भी उन्हीं के ऊपर बनता है या होता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्दो द हाउसेज आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। वैसे तो देखिए जो समन होता है वो प्रेसिडेंट ही उन्हें देता है। अगर उनकी गवर्नमेंट सही ढंग से रन नहीं कर पाती है, वर्क नहीं करती है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को समन कौन देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। लेकिन समन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस पर चर्चा और विचार कैबिनेट मिनिस्टर्स ही करते हैं। नेक्स्ट है द कैबिनेट प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस टू द पार्लियामेंट। इन द मैटर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। यानी कि जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड अगर वो वर्क करते हैं तो उनकी एडवाइस पे कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। यानी कि अगर कोई राय लेनी होती है तो वो उन मिनिस्टर्स की राय लेते हैं। कैबिनेट में ऑल्सो मूव एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मोर देन 95% ऑफ द बिल्स आर गवर्नमेंट बिल एंड आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्टर। यानी कि लगभग 95% से ज़्यादा बिल कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा ही रेडी किए जाते हैं। हम जो स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स देखते हैं और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो इस लेवल का वर्क नहीं करते हैं। जो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं वो इस वर्क को कंप्लीट करते हैं या डिस्कस करते हैं और उसे फॉर्मुलेट करते हैं। दे आर इंट्रोड्यूस एंड डिफेंडेड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर। वो क्या करते हैं, उस जो पॉलिसी को वहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये पॉलिसी किससे रिलेटेड है और उसके ऊपर डिस्कस क्या होगा, इसके विचारणीय बिंदु भी वो प्रस्तुत करते हैं। पार्लियामेंट बाय द गवर्नमेंट दे इंट्रोड्यूस एंड डिफेंड इन द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा की जब मीटिंग होती है, जब उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है तो ये उसको डिफेंड करते हैं, यानी कि उसकी रक्षा में, उसके बचाव के लिए बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर का जो बिल पास हुआ था 370 का, कि उसे हटा दिया जाएगा, तो जो अपोजिशन पार्टी थी यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने क्या किया था, बहुत अपोज किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके लिए सही नहीं रहेगा, उनको जो राइट्स मिले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत तरह से दखल दिया था, यानी कि इंटरफेयर किया था। लेकिन जिन्होंने इस बिल को रेडी किया था, जो बिल पास हुआ था, वो उसे क्या कर रहे थे, उसके बचाव के लिए पूरे पॉइंट्स सेट करके आए थे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें उनके बारे में क्या जवाब देना है। तो वो रेडी करके आए थे और फाइनली क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स ने, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने 370A को हटाने के लिए कोशिश की थी और फाइनली वो हो भी गई। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वो पॉलिसीज़ तो तैयार करते ही हैं और साथ ही पार्लियामेंट में उसके बचाव का भी पूरा प्रयास करते हैं। अब है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ministerial responsibility is the essential feature of parliamentary form of government. The principle of ministerial responsibility has two
डायमेंशंस, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट एंश्योर मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम पहले पढ़ेंगे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर लोगों ने उन्हें इलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है अगर, तो उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति बन गई? लोगों के लिए, यानी लोगों के प्रति तो उनकी जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन अब उन्हें उन सिटीजन्स के लिए क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उन्हीं लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे ही आगे बढ़ाना होता है। तो अब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, जैसे आपने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि लोकसभा के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका वर्क डिफरेंट होता है और जो राज्यसभा के होते हैं उनका काम अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बिल होता है तो कलेक्टिवली, चाहे वो लोकसभा के मिनिस्टर हो चाहे वो राज्यसभा के मिनिस्टर हो, उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे वर्क करते हैं तो उनके सपोर्टिव कौन होते हैं? उनके सपोर्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जितना भी काम करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, उनके सपोर्ट में कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर उनको सपोर्ट करते हैं, वो ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन पे जो फाइनेंस कहाँ से आएगा इसको डिसाइड करते हैं, इसके अलावा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फाइनलाइज हो जाने के बाद वो कहाँ पे जाता है? वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है। प्राइम मिनिस्टर उसको आगे फॉलो अप करने के लिए क्या भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट उससे एग्री करते हैं तो उस पर अपना एसेंट दे देते हैं और इस तरह से वो पॉलिसी बिल के रूप में आगे आ जाती है। तो ये किसका काम था? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का वर्क था। अब हमने क्या पढ़ा इसमें? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उससे कोई बच नहीं सकता कि नहीं ये हमारा काम नहीं है या हम नहीं करेंगे, हमने ऐसा नहीं कहा है, तो ये उसका गलत तरीका हो जाता है। तो संयुक्त रूप से तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है और साथ ही उनकी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि अगर वो आगे आए हैं, Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. They shall also be individual responsible to the head of the state. Head of the state कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो जैसे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, बिल्कुल उसी तरह से इंडिविजुअल यानी कि पर मिनिस्टर का भी अपना अपना दायित्व होता है। किसके प्रति बनता है? प्रेसिडेंट के लिए, हेड ऑफ द मिनिस्टर। क्यों ऐसा क्यों होता है हेड ऑफ द स्टेट के लिए उनका इंडिविजुअल? क्योंकि उन्हें इलेक्ट कौन करते हैं? उन्हें इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट उन्हें इलेक्ट करते हैं, यानी कि वो ही उनको चुनते हैं। तो उनकी क्या बन जाती है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है हेड ऑफ द स्टेट के लिए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। The minister hold office during the pleasure of president. It implies that the minister shall be liable to be dismissed by the president for their undesirable activities. यानी कि उनके द्वारा किया गया वो काम जो कि वो सही नहीं करते हैं, इस तरह के काम के लिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको क्या दिया जा सकता है? नोटिस भी दिया जा सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको हटाया भी जा सकता है। However, in these matter the president acts on the advice of prime minister. लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्टली उनको रिमूव नहीं करते हैं, उनको नोटिस नहीं देते हैं। वो किस बिहाफ में होते हैं? वो उसमें जबकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्टली नहीं कह देते,
प्राइम मिनिस्टर भी पहले क्या करते हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद ही उन मिनिस्टर्स को जो कि रिक्वायर्ड है उनको नोटिस दिया जाता है। यानी कि वो एडवाइस किसको करते हैं, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर उनको आगे नोटिस देते हैं। तो इसके बाद है मेथड बाय विच पार्लियामेंट इंश्योर मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें कुछ हैं टू पुट मिनिस्टर क्वेश्चंस विच शुड बी प्रॉपरली आंसर्ड। अगर वो किसी भी पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर से कोई आंसर पूछ लिया जाता है तो उन्हें क्या देना होता है, उससे रिलेटेड प्रॉपर आंसर उनको देना होता है कि वो क्या चीज़ है और किस बारे में वो अपने विचार रखते हैं। नो मिनिस्टर कैन अफोर्ड टू टेक अ क्वेश्चन lightly because sometimes even a simple inquiry to lead an unexpected volume। क्या कभी कभी क्या होता है कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर वो उसको हल्के में ले लेते हैं, यानी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर काम नहीं करते हैं, उसे हल्के में ले लेते हैं, तो कई बार क्या हो जाता है कि वो मैटर काफ़ी बढ़ भी जाता है, काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तो मिनिस्टर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मिनिस्टर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसकी जवाबदेही पूरी रखे, यानी कि ये क्या है, क्या उनसे पूछा गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी वो दें। The questions give the member of parliament some measures of control over the executive. Moving an adjourn motion for discussing an important matter that should have urgent consideration. Moving cut motion when the financial matter are under consideration. तो ये क्या है, some type of method moving consideration, moving adjournment। एडजर्नमेंट कहते हैं अगर कोई इम्पॉर्टेंट, आप सपोज़ करो कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप सपोज़ कीजिए कि जो 370 का था वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसे पॉलिसी थी, अब उसको क्या करना था, उन्हें बिल बनाना था। तो बिल के रूप में करने से पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था और वो डिस्कशन इतना ओपन नहीं किया गया था, लेकिन उस पर जिम्मेदारी किसकी बन रही थी, उन सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कि वो उसे आउट ना करे। तो कभी कभी क्या होता है कि उन्हें कुछ चीज़ें सीक्रेट रखते हुए काम करना होता है, डिस्कस करना होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको आगे भी, यानी बहस के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो क्या होता है, सबकी सहमति के साथ ही ऐसा किया जाता है। मूविंग सेंसर मोशन अगेंस्ट censure motion against an individual minister or a group of ministers for their failures। यानी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनसे, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे क्या किया जा सकता है, उनके असफल होने के कारण भी पूछे जा सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया या आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको असफल होना पड़ा। यानी कि जो उनका फेलियर का रीज़न होता है, किसी रीज़न से अगर वो स्टेट या अपने जो पॉलिसी है उसको सही ढंग से नहीं लागू कर पाते हैं, तो उनसे उसके लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको समय दिया जाता है उसका जवाब देने के लिए। नेक्स्ट है मूविंग एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। सच अ मोशन इज़ मूव्ड बाय ए मेंबर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी जैसे नॉन कॉन्फिडेंट मोशन मैंने आपको पहले फर्स्ट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बताया था कि वो क्या प्रस्ताव ला सकते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे अभी एमपी यानी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था और राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, और उस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लाता कौन है, जो अपोजिशन होती है, यानी अपोजिट पार्टी होती है, सामने वाली दूसरी पार्टी होती है, वो इस मोशन को लाती है कि ये जो जैसे चीफ मिनिस्टर हैं या अदर मिनिस्टर्स हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं।
तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के लिए भी होती है। यानी कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उन्हें क्या करना है? उसके लिए लायबल रहना है, उसे पूरी तरह से जिम्मेदारी से उस काम को करना है। तो अगर अपोजिशन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है तो उस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? पूरा जवाब देना होता है। और अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है, उनकी जगह पे दूसरे मिनिस्टर्स को लाया जाता है। जैसे एमपी में अभी कौन थे? कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थे, फिर उनको नॉन अपोजिशन पार्टी उनकी कौन हो गई? बीजेपी हो गई। अब उन्होंने जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन दिया और वो अपने उनके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए, तो उन्हें क्या किया गया? रिमूव करके और नई गवर्नमेंट बनाई गई, नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए, जो कि किस गवर्नमेंट के थे? बीजेपी के थे। तो सच ए मोशन इज मूव्ड बाय ए मेंबर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन if the motion is carried, it implies loss of confidence and the government has to resign। और अगर जैसे अपोजिशन ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया है और वो पास हो गया है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या कर देना पड़ता है? फाइनली रिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एमपी में भी क्या थी? कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और राजस्थान में भी क्या है? कांग्रेस गवर्नमेंट है। दोनों ही जगह अपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन दिए थे। तो उसमें क्या हुआ? एमपी की गवर्नमेंट यानी चीफ मिनिस्टर उसका सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए उन क्वेश्चंस का, और वो उनकी गवर्नमेंट क्या हुई? फेल हुई, यानी कि असफल साबित हुई। तो वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए। उसी तरह से राजस्थान में भी यही सिलसिला चला कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनमें क्या हुआ? आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, मतभेद हो गए, और ये लगने लगा कि अब ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। लेकिन उन्होंने, यानी कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने प्रूव किया, अपने काम को बताया, लोगों की सहमति ली और उन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया। यानी कि क्या होता है? अगर काम नहीं अच्छा करती है तो क्या करना होता है? फिर उस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना होता है। और अगर वो प्रूव कर देते हैं उनका काम अच्छा है, अगर जो सिटीज़न हैं, पीपल हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है? वो गवर्नमेंट बनी रहती है। लेकिन हर 5 साल में ये ध्यान रखना है कि जो लोकसभा होती है वो डिसॉल्व हो ही जाती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़े। कैबिनेट मिनिस्टर्स में हम एक बार देख लेते हैं, एक बार उसका रिवीजन करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में हमने पढ़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने क्या पढ़ा? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इसमें से मेन कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेन कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स मेन होते हैं। भले ही ये नंबर में कम होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को ये कैरी करते हैं, यानी कि संभालते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इन्हीं मिनिस्टर्स की होती है। जैसे अभी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। अभी मुसीबत का समय है, चाइना और इंडिया में दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतभेद बने हुए हैं, और ये लग रहा है कि अभी वॉर हो जाएगा। तो अभी डिसीज़न किसको लेने हैं? ये सारे डिसीज़न, पॉलिसी इनेक्ट करना, ये वो सब कुछ उनको लेने हैं, और फिर उसके लिए फाइनलाइजेशन कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी किसको देंगे अप्रूवल के लिए? प्रेसिडेंट को। तो एक पूरा सिस्टम होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और उन्हीं के अंडर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। और वो ही कैबिनेट मिनिस्टर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, वैसे 252 है, लेकिन प्रेजेंट क्या है?
प्रेजेंट जो है वो 545 है, वैसे टोटल कितनी है 552, लेकिन प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो 545 है। तो उसका 15% ही सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो उनको असिस्ट नहीं करते हैं, उनको असिस्ट कौन करता है, डेप्यूटी मिनिस्टर उनको असिस्ट करते हैं उनके वर्क में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही उनको असिस्ट किया जाता है, जो कि स्टेट लेवल के होते हैं और बुलाने पर ही पार्लियामेंट में जाते हैं। उसके बाद है कैबिनेट मिनिस्टर मेजर पोर्टफोलियोज ऑफ होम डिफेंस पावर्स एंड फंक्शन। उसमें क्या होता है, पॉलिसीज़ को इनेक्ट करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको लागू करने के लिए चर्चा करते हैं, बजट कितना होगा ये तय करते हैं, आएगा कहाँ से ये तय करते हैं। उसके अलावा उसके लिए उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, यानी पार्लियामेंट के लिए और जो पॉलिसीज़ हैं उनके लिए उसको तय किया जाता है। तो ये पूरा काम क्या होता है, पूरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। और अगर इसमें से कोई मिनिस्टर असफल हो जाता है तो उसे एकदम नहीं हटाया जाता, उससे कारण पूछे जाते हैं और वो सही ढंग से अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो उस मिनिस्टर को हटा के भी नया मिनिस्टर चुना जाता है। और अगर पूरी सरकार ही असफल हो जाती है तो उस सरकार को हटा के क्या किया जाता है, नई सरकार निर्धारित की जाती है, यानी बनाई जाती है। तो ये क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 4 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव्स पढ़े, प्रेसिडेंट पढ़े, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़े, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, उनके वर्क के बारे में, पावर्स के बारे में पढ़ा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसमें आपको एक केस स्टडी दे रखी है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर्सेस दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।